So, hello everyone, and welcome to Wise IAS. Today, we are going to discuss a very important topic from your society part, that is poverty and development issues. Basically, this topic is very much extensive, and again, you just have to know, or you just need to have some conceptual clarity about the topic, and it's very much easy to frame answer from this topic. If you have the conceptual clarity, side by side, I will advise that you have to go through some recent, that is your statistical data or otherwise analysis of the statistical data which is available on the government websites. Please do ensure that the data you read or interpret is from some authentic source, and it should be from the government websites only. Now, starting with the topic, again, I will request you all to download the Wise IAS app from Google Play Store and Apple Store so that you can have access to the content available on the App Store. We provide these things, and starting with the topic of poverty. बेसिकली पावर्टी की अगर बात करें तो पावर्टी है क्या? हिंदी में पावर्टी को आप कंपेयर कर सकते हैं या तोल सकते हैं जो हम कहते हैं गरीबी. पावर्टी इज द स्टेट ऑफ वन हु लैक्स द यूजुअल और सोशली एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ मनी और मटेरियल पोजीशंस. बेसिकली पैसे की कमी, हम सोचें वो तो अमीर लोगों के पास भी है. हमारे पास जितना भी पैसा हो जाए हम उसको सोचेंगे कि वी डोंट हैव सफिशिएंट सम ऑफ मनी कि हम ये भी कर सकें और वो भी कर सकें. हमारे पास पैसा जितना मर्जी आ जाए उसकी कमी हमेशा महसूस होती है. पर पावर्टी की अगर बात करें, पावर्टी उस कंटेक्स्ट में पैसे की कमी होती है जो कि हमारी मटेरियल पोजीशंस, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए भी काफी ना हो. Poverty is said to exist when people lack the means to satisfy their basic needs. यानी कि हमारी बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई ना हो सके. The identification of the poor people first requires a determination of what constitute basic needs. So we just need to know what constitute basic needs. The basic needs may be as narrowly as those necessary for survival. हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक जो चीज़ें हैं हम उसको भी बेसिक नीड्स कह सकते हैं. और ब्रॉडली अगर बात करें, वो वाली नीड्स दैट आर रिफ्लेक्टिंग द प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कम्युनिटी. बेसिक नीड्स में रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन. और अगर हम ब्रॉडली देखें तो रोटी अच्छे आटे की, बिना एडल्ट्रेशन के जो आटा हो उससे बनी हुई रोटी, कपड़ा, और वो भी सफिशिएंट अमाउंट में कि एक इंसान को उसमें ठंड ना लगे, मकान, और किसी बहुत गरीब की बात करें उसके लिए झुग्गी मकान के बराबर. और अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें कम्युनिटी में रहने के लिए तो एक अच्छा मकान. तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन नैरो और ब्रॉड सेंस में डिफरेंट हो सकती है. अब आगे चलते हैं तो हम सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे अगर पॉवर्टी को देखें तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं पॉवर्टी को. पॉवर्टी कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी हेड्स. एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें सबसे पहले, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीम पॉवर्टी और एब्जेक्ट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी को एक्सट्रीम पॉवर्टी या एब्जेक्ट पॉवर्टी भी कहते हैं. इसमें स्कार्सिटी ऑफ बेसिक फूड होती है,
बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जैसे कि क्लीन वाटर हो गया, हेल्थ हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, या इंफॉर्मेशन हो गई। जो लोग बिलोंग करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी को, दे पीपल टेंड टू स्ट्रगल फॉर लाइफ and experience a lot of child death for preventable diseases from preventable diseases. Absolute poverty is usually uncommon in developed countries. ये बहुत अनकॉमन है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में हो, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज ही फुलफिल नहीं कर पा रहे। ये कंसेप्ट पहली बार 1990 में आया। पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर करी गई थी बाय द स्टैंडर्ड ऑफ वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। 2015 में ये चेंज हुआ था, रुपी दैट वाज $1.90 अ डे, वर्ल्ड बैंक द्वारा। अब बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की। रिलेटिव पॉवर्टी की अगर बात करें, ये सोशल पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। living standard compared to the economic standard of population living in surroundings. It is a measure of income inequality. ये क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी है, हम किसी के रिलेशन में मेजर कर रहे हैं, दो चीजों के आपसी रिलेशन में मेजर कर रहे हैं। एक अमीर और एक गरीब का जब लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर करा जाएगा तो उसको रिलेटिव पॉवर्टी बोलेंगे। Usually, relative poverty is measured as the percentage of the population with income less than some fixed proportion of median income. तो एक इनकम फिक्स कर दिया जाएगा और जो उसके ऊपर है और जो उसके नीचे है पॉपुलेशन, उसका परसेंटेज, जो पॉपुलेशन एक इनकम लेवल के नीचे है, टोटल से डिवाइड करके जो परसेंटेज आएगा उसको रिलेटिव पॉवर्टी माना जाता है। It is widely used measure to a certain poverty rates in wealthy developed nations. अब बात करेंगे नेक्स्ट, सिचुएशनल पॉवर्टी की। It is a temporary type of poverty based on occurrence of an adverse event, जैसे कि एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गए, जॉब लॉस हो गया, सेवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, उस वजह से जो गरीबी आ रही है उसको सिचुएशनल पॉवर्टी बोलेंगे। People can help themselves even with a small assistance as the poverty comes because of unfortunate event. तो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट से जब पॉवर्टी आती है तो उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। Then next is generational poverty. It is handed over to individual and families from one generation to another. विरासत में जब गरीबी मिलती है तो उसको जनरेशनल पॉवर्टी कहते हैं। दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज देयर इज नो एस्केप बिकॉज द पीपल आर ट्रैप्ड इन इट कॉज एंड आर अनएबल टू एक्सेस द टूल्स रिक्वायर्ड टू गेट आउट ऑफ इट। बेसिकली एक डेट ट्रैप का सिचुएशन बन जाता है, एक डेट ट्रैप का सिचुएशन बन जाता है जिसमें कि बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है। तो उसको हम जनरेशनल पॉवर्टी में लाएंगे। देन नेक्स्ट इज योर रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी है, दिस अकर्स इन रूरल एरियाज। ये जो रूरल पॉवर्टी है ये रूरल एरियाज में आती है, वेयर देयर आर लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेस एक्सेस टू सर्विसेज, या फिर लेस सपोर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। पीपल हियर टेंड टू लिव मोस्टली ऑन फार्मिंग और अदर मटेरियल वर्क दैट इज अवेलेबल इन दी सराउंडिंग्स। अगर वो काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो पॉवर्टी। तो बेसिकली ये रूरल पॉवर्टी बिकॉज ऑफ लिविंग इन दी रूरल एरियाज। अर्बन पॉवर्टी की अगर बात करें, मेजर चैलेंज है जो फेस करते हैं अर्बन लोग, अर्बन जगह के लोग। अर्बन पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इसको अब अर्बन पॉवर्टी कहते हैं। जब ये अर्बन एरियाज में आ गई, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन, इनएडिक्वेट हाउसिंग एंड सर्विसेज, उसके बाद वायलेंट एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग जो एटमॉस्फेयर बन गया,
लिटल और नो सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, कोई सोशल प्रोटेक्शन ना हो किसी तरीके का। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए बहुत सारी चीजें करी गई, बहुत सारी चीजें करी गई पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। और वो जब इंडिपेंडेंस हुई तब के बाद से अब तक की हम स्टडी करेंगे। और वो किस किस तरीके से हुआ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, प्री इंडिपेंडेंस में भी ये हुआ करता था। दिस स्कीम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1945 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर and was launched in the current form after the 1947 इंडिपेंडेंस के बाद इसको नया फॉर्म दे दिया गया, नया तरीका दे दिया गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आ गया, आउटरीच ऑफ पीडीएस जो है एक्सटेंड कर दिया गया ट्राइबल ब्लॉक्स तक, हाई पॉवर्टी इंसिडेंस के एरियाज जो थे वहां तक। अब उसके बाद आता है रिवैम्प्ड पीडीएस, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 1992 में आया था। The revamped public distribution system was launched in 1992. This was launched with a view to, you can say, strengthen and streamline the public distribution system as well as to improve its reach in the far flowing hilly areas or remote or inaccessible areas where the substantial section of poor live. तो हर जगह तक पीडीएस सिस्टम पहुंच सके। उसके बाद अन्नपूर्णा स्कीम आई 1999 2000। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड टू प्रोवाइड फूड टू सीनियर सिटीजन हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स and are not under the and are not under the national old age pension scheme and who have no one to take care of them. This scheme was mostly targeted to groups of poorest of the poor and indigent senior citizen. उसके बाद आपके पास नया अगला टॉपिक है अंत्योदय अन्न योजना, WAY 2000 में आया। दिस स्कीम प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एट अ हाईली सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ 2 रुपये प्रति केजी वीट को और 3 रुपये प्रति केजी राइस को टू दी पुअर फैमिलीज विद टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि पिछला जो सिस्टम चल रहा था उसके साथ अब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, 1997 में आया था। ये आरपीडीएस बिकेम टीपीडीएस, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन गया विच एस्टैब्लिश्ड फेयर प्राइस शॉप्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। The primary goal to distribute essential food commodities like rice हो गया, wheat हो गया, kerosene oil हो गया at a highly subsidized rate to the people living below the poverty line. The poverty alleviation scheme helps in addressing the issue of food insecurity in rural areas of India. एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अगर हम बात करें, ये बहुत सारे पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेसिकली अगर किसी की गरीबी दूर करनी है, किसी की अगर गरीबी दूर करनी है तो उसको खाने के लिए कुछ देने से बेहतर है उसको आप जॉब दे दो। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स आए। 1978 में ये आया था। इट वाज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ambitious program to elevate rural poverty by providing income generation assets to the poor of the poor. Major objective of the scheme was to raise families of identified targeted groups below the poverty line by creating sustainable opportunities for self-employment in the rural sector. Next आया rural landless employment guarantee program.
1983 में दिस वॉज लॉन्च टू जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लैंडलेस पीपल इन द विलेजेस। उसके बाद अगला आया जवाहर रोजगार योजना 1989 की। दिस वॉज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग 90 to 100 days employment for the persons particularly in the backward districts. People below poverty line were the main targets of जवाहर रोजगार योजना। फिर नेक्स्ट आया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY 2001 में। ये स्कीम लॉन्च करी गई थी गवर्नमेंट द्वारा टू गेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल पुअर। इट वॉज लॉन्च्ड by merging the provisions of the Employment Assurance Scheme EAS and जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 2001 में। The program is self-targeting in nature and aims to provide employment and food to people in the rural areas who lived below the poverty line. अगला आया महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 में। इट एम्स टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days of wage employment in financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work। तो उन लोगों के लिए ये लाया गया। मनरेगा का जो एम था was to create durable assets such as roads, canals, ponds, wells, ये सारी चीजें इन लोगों की सहायता से। Though the process of providing employment on works that address causes of chronic poverty such as drought, deforestation and soil erosion, the act seeks to strengthen the natural resource base of rural livelihood and create durable assets in rural areas. Effectively implemented, मनरेगा has the potential to transform the geography of poverty. नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 का। ये लॉन्च किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द पॉवर्टी बाय एनेबलिंग द पुअर हाउसहोल्ड्स टू असिस्ट gainful self-employment and you can say skilled wage employment opportunities, resulting in appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis. Though building through this was done through building of strong and sustainable grassroots institutions of the poor। तो बेसिकली एक ग्रास रूट लेवल पे, नीचे लेवल पे कुछ इंस्टीट्यूशंस बना के इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता। नेक्स्ट नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013 में आया था। ये मिशन जो है ये फोकस करता था अर्बन एरियाज में, अर्बन पुअर में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे, उनमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना फॉर स्किल डेवलपमेंट, leading to market-based employment and helping them to set up self-employment ventures by ensuring easy access to credit। उसके बाद हमारे पास आया ये इंसेंटिव और सब्सिडीज बेस्ड, जिसमें सबसे पहले आया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 1985 में। ये स्कीम was aimed at creating 20 lakh housing units by giving out loans to people at subsidized rate, सस्ते रेट पे लोन दे देना, सब्सिडी पे लोन दे देना, इधर इंटरेस्ट फ्री और कम इंटरेस्ट पे लोन देना। इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल एरियाज, वहाँ पे हेल्थ का, वहाँ प्राइमरी एजुकेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का, हाउसिंग का, वहाँ की सड़कों का। देयर बाय ये इस प्रोग्राम से बहुत सारी पॉवर्टी जो है, वो एस्पेक्ट जो है पॉवर्टी को जो लीड करते हैं, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी जो होते हैं, वो खत्म करे गए। फिर हमारे पास आया नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम 1999 और 2000 के बीच में।
ये एज द नेम सजेस्ट फीमेल्स को के लिए लाई गई थी। दिस स्कीम प्रोवाइड्स अ सम ऑफ ₹6,000 टू प्रेग्नेंट मदर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। ये स्कीम से 2005 या 6 में, 2005 से 6 में इसको अपडेट करके जननी सुरक्षा योजना बना दिया गया। फिर हमारे पास आया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। इसका एम था इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल एरियाज में उसको डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी रोड्स आ गई, स्कूल्स आ गई, हॉस्पिटल्स आ गए। अब इसका इट्स सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वाज टू गिव आउट सस्टेन्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। तो वेज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब ये चीज़ों का अगर हमारा निर्माण होगा तो बेसिकली सस्टेन्ड वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी उन एरियाज में जनरेट होगी। नेक्स्ट आया राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लिटरली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इज द गवर्नमेंट रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम फॉर द इंडियन पुअर। इस स्कीम में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता था टू द अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर वर्कर्स बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी एंड देयर फैमिली मेंबर्स shall be beneficiaries under this scheme। फिर आया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में। इट वाज लॉन्च टू डिस्ट्रीब्यूट 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली। तो बेसिकली ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ये सारी जो योजनाएं हैं इन्होंने मिलकर काम किया है पॉवर्टी इरेडिकेशन में। बेसिकली कहा ये जाता है कि पॉवर्टी सिर्फ अपने आप में एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याओं में से पॉवर्टी एक समस्या निकल कर आती है और पॉवर्टी खुद में से बहुत सारी आगे समस्याएं निकल कर बनती हैं। तो अगर हमें सॉल्यूशन पॉवर्टी का चाहिए, हमें बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर हमें बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमें पॉवर्टी को टारगेट करना पड़ेगा, पॉवर्टी को खत्म करना पड़ेगा। फिर हमारे पास अगर हम बात करें डिटेल में तो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हमने पॉवर्टी में अपनी प्लानिंग में किया, हमने इंडिया का प्लान क्या है, किस लाइन ऑफ एक्शन पे इंडिया जो है पॉवर्टी के साथ लड़ रहा है, पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली हमारे पास जो 5 ईयर प्लान्स बनते हैं उनमें पॉवर्टी को टारगेट और ट्रिगर बहुत सारे तरीकों से किया गया है। मैंने आपके सामने ये लिस्ट डाउन करे हैं। 5th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान, 9th 10th 11th और 12th प्लान में ये कुछ बातें करी गई। वो बातें मैं भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल करने की हमारे 5 ईयर प्लान्स में डिस्कशन करी गई या प्लान किया गया। 1950 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट था उसका सस्टेन्ड एंड रेफर्ड इट रिफाइंड टू वेरियस प्लानिंग schemes फॉर टू हेल्प द पुअर। You can say to attain self sufficiency in the acquisition of food and overcome hunger and poverty। और ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं ये these were introduced in India। These helped in elevation of the poverty and to reduce the or we can say it helped in reducing the poverty। और ये 5 ईयर प्लान, अगर 5th 5 ईयर प्लान की बात करें 1974 से 1978 तक ये आया था। इट लेड स्ट्रेस ऑन द एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ एंड जस्टिस। तो पॉवर्टी एलिवेशन की बात स्पेसिफिकली इसमें करी गई थी। इट ऑल्सो अश्योर्ड अ मिनिमम इनकम ऑफ ₹40 पर पर्सन पर मंथ कैलकुलेटेड एट 1972-73 प्राइसेस। उसके बाद हमारे पास आया 7th 5 ईयर प्लान। ये हमारा प्लान था 1985 से 1990 तक का। द थ्रस्ट एरियाज ऑफ द 7th 5 ईयर प्लान वी कैन से वर सोशल जस्टिस पे फोकस कर रहा था, रिमूवल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वीक पे फोकस कर रहा था, यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा था, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स पे इसने फोकस करा था, स्पेसिफिकली फुल सप्लाई ऑफ फूड पे, क्लोथिंग पे, शेल्टर पे, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्केल फार्मर्स पे फोकस कर रहा था, एंड मेकिंग इंडिया एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। बेसिकली इंडिया को इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए
पॉवर्टी अपने आप दूर हो जाती, इसीलिए हम इसको भी यहाँ मेंशन कर रहे हैं। From perspective of the poverty, it aimed in improving the living standards of the poor with a significant reduction in the incidence of poverty. एट्थ 5 ईयर प्लान की अगर बात करें 1992 में आया था 1997 तक। द मेजर ऑब्जेक्टिव इन द एट्थ 5 ईयर प्लान वर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड secondly the poverty reduction, employment generation, etc. So generally poverty reduction was a part of this eighth 5 year plan. The next consecutive plan, that was ninth 5 year plan in the year 1997 to 2002 में, ये जो हमारा नाइन्थ 5 year प्लान था, इट ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द सोशल स्फेयर्स ऑफ द कंट्री इन एन एफर्ट टू अचीव द कंप्लीट एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद हमारा 10th 5 year प्लान आया 2002 से 2007 तक। One of the main objective of this plan was to reduction of poverty rate by 5% 2007 तक। फिर 2007 से 2012 में एम्ड एट रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। पॉवर्टी रिडक्शन तो पार्ट हर एक में जनरली रह ही रहा था। फिर हमारे पास 11th प्लान आया, इसमें भी जनरली पॉवर्टी रिडक्शन का तो था ही। फिर 12th 5 year प्लान जो आया 2012 और 17 जनरल लेवल पॉवर्टी एलिवेशन इसमें भी था। द गवर्नमेंट वाज इंटेंडेड टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय 10%, specifically by 10% during the tenure of this plan. सो बेसिकली हमारे जो 5 year प्लान्स हैं, इस तरीके से हमारी प्लानिंग जो इंडिया की चल रही थी पॉवर्टी रिडक्शन की, जनरली वो इन सारे प्लान्स में तो थी। लास्ट 12th year प्लान में इट वाज एम टू रिड्यूस बाय 10%। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ सालों में पॉवर्टी को लेकर, पॉवर्टी एस्टिमेट्स लेकर, या फिर अगर हम बात सोचें डेवलपमेंट की, तो पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है। तो टास्क फोर्स जो है नीति आयोग में एक बना दी गई। द टास्क फोर्स सजेस्टेड 4 ऑप्शंस फॉर ट्रैकिंग द पुअर। अब नीति आयोग रिसेंटली हमारे प्लानिंग कमीशन की जगह लेके बैठा है, और इसमें एक टास्क फोर्स बनाया गया जो कि पॉवर्टी को गिनने के लिए कुछ चीज़ें बता रहा है। और उसमें सबसे पहले कंटिन्यू विद दी तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन। फिर ये इन्होंने बोला कि तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन जो थी उस पर कंटिन्यू रखें। स्विच टू रंगराजन और अदर हायर रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन्स। Track progress of bottom 30% of the population. Track the progress along with specific components of the material poverty such as nutrition, housing, drinking water को साथ में लें, sanitation देखें, electricity देखें जब आप poverty measure कर रहे हैं, connectivity देखें। फिर अगला आता है हमारे पास updation of SECC data. Issues arisen within socio-economic caste census that offer an alternate to poverty line. SECC allows scheme to be targeted for each of the inclusion criteria or deprivation indicator. To an extent, SECC data is more robust and in tune with the ground reality than the traditional poverty line. So there is some change that SECC data is also extremely granular, you can say, with locality and house number as well as details of the family members, occupation. It is extensive. Level of education, kind of house, ownership of selected gadgets and among other things, बहुत सारी चीज़ें इसमें ली जाती हैं। The SECC is therefore useful for identifying potential beneficiaries of the social programs such as affordable housing, electricity, water and toilets, but not for tracking overall poverty over the time. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी इन्होंने विद द मेंबर्स फ्रॉम रेलिवेंट लाइन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। एक कमेटी बना दिया। द एक्सरसाइज इज एम्ड एट कंपेलिंग स्टेट्स टू टेक एग्रेसिव पॉवर्टी रिडक्शन मेजर्स by competing with each other. The results are also expected to feed into the UNDP's multidimensional poverty index.
तो बेसिकली इस तरीके से हमारा जो ये करंट एक्शन प्लान है पॉवर्टी को रिलेशन में। अब क्या कारण है कि इंडिया में पॉवर्टी खत्म नहीं हो पा रही है? वाई पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया? सो फॉर समिंग अप, दीज आर द मेजर हेड्स कि हम बोलें कि इंडिया में पॉवर्टी खत्म क्यों नहीं हो रही है। देर इज हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द हैवी प्रेशर। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हर एक के लिए कम हो रही है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से देर इज हैवी लोड ऑफ द पॉपुलेशन। सो अगर हम बात करें पॉपुलेशन, जो पिछले लेक्चर में हमने करा पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। फिर अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो सीन है ये बढ़ जाएगा। और अगर कोई इंसान अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड है तो बेसिकली इट विल लीड टू पॉवर्टी। वो उतना नहीं कमा पा रहा है जितना वो कमा सकता है। और अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट बेसिकली इलिटरेसी को आगे बढ़ावा देती है, क्योंकि अगर इंसान पैसा ही नहीं कमा पा रहा है तो वो अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को किस तरीके से एजुकेट करेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकता है, ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट और likewise the first important reason for mass poverty that is prevailing in India is lack of adequate economic growth in India. Despite the increase of national income and savings rates since independence, poverty in India did not reduce sufficiently. अगर हम बात करें तो sluggish agricultural performance and poverty, the experience of Punjab and Haryana says that the agriculture growth through use of new high yielding technology during the green revolution, poverty ratio can be significantly reduced. However, in various states in the country, such as you can say Odisha, Bihar, MP, Assam, East Uttar Pradesh, where poverty ratio is still very high, new high yielding technology has not been adopted on a significant scale, and as a result, agriculture performance has not been good in these areas. Further, the Indian policymakers have recognized public sector investment in agriculture, particularly irrigation. Then next is non-implementation of land reforms. We can say here it is the non-implementation of land reforms. Equitable access to land is an important measure for poverty reduction. So if there is the unequal distribution of land and the if the land reforms are not properly implemented, if the land reforms are not properly implemented, access to adequate land is not there. A productive asset, land is the productive asset and is necessary for fuller employment of the members of an agricultural household. Most of the rural poor are agricultural laborers and they are forced to do work on another's place because they do not have their own land, who are generally landless, and they are self-employed small farmers owning less than 2 acres of land. They also are unable to find employment throughout the year. As a result, they remain unemployed or underemployed for a large number of days in a year. Inflation is there, and food prices are relatively high. They are touching the sky day by day. So, because of inflation, especially rise in the food prices, raises the cost of minimum consumption expenditure required for the meeting basic needs. ये inflation push down many of the household below the poverty line. Then next you can say shortage of capital and able entrepreneurship. Capital and able entrepreneurship have an important role in accelerating the growth, but they are in a short supply, making it difficult to increase production significantly.
as compared in other developing countries. Then next are the social factors. The social setup is still backward. We are still lagging behind and not conductive. We are not conductive in faster development. Laws of inheritance, हमारा caste system, tradition आ गए, customs आ गए, they are all putting hindrances in the way of faster developing and have aggravated the problem of poverty. So there are many reasons why poverty still remains in today's world. There is a need of the hour to eradicate poverty. So at last, we just need to know what we can do to eradicate poverty. There are more citizen part. There should be more citizen participation, and without participation, without active participation of the citizens, it is not possible to eradicate poverty in any case. Without the active participation of poor successful implementation of any program, there cannot be any implementation of any program without the successful participation or without participation of any citizen. Poverty can be effectively be eradicated only when the poor start contributing to the growth by active involvement in the growth process. This is possible through a process of social mobilization and encouraging poor people to participate to get them empowered. So basically, then next we can say accelerating economic growth. We can say while efforts should be made to accelerate the economic growth, the use of capital intensive technologies imported from Western countries should be avoided. Instead, we should pursue labor intensive path of economic growth. Such monetary and fiscal policies should be adopted that provide incentives for using labor intensive technologies. So basically, we can say agricultural growth and poverty alleviation. The higher agriculture growth leads to lower poverty ratio. The experience of Punjab and Haryana has confirmed the inverse relationship between the agriculture growth and poverty. It is also true that all India employment generated by new green revolution technology has been cancelled out. Thus, in the we can say we can on the findings of zero employment elasticity of agricultural output, there is a need to balance between the two aspects, the agriculture and poverty elimination. Then we can say accelerating human resource development through accelerating the human resource development through education, through health or skill development, we can achieve the target easily. Growth of non-farm employment. For the reduction of poverty, growth of non-farm employment in the rural areas is of special importance and it should be taken due care of. Then next is providing access to more assets to vulnerable sections of the society. The vulnerable sections of the society are to be taken special care of. The growth of the population after independence has led to greater subdivision and greater fragmentation of the agriculture holdings, and this has resulted in a lack of employment opportunities for the agricultural laborers. So, redistribution of land through effective measures such as implementation of the tenancy reforms so as to ensure security of tenure and fixation of a fair rent could be an important measure of reducing the rural poverty. On a whole, we can say poverty alleviation has always been accepted as one of India's main challenges by the policymakers of India. There is improvement in the terms of per capita income from since independence. We can say the average standard of living is improved, even through some progress towards meeting the basic needs have been made. But when we compare the programs made by many other countries, what we found is the performance of our country has not been impressive, because of which India is ranked 66th out of 109 countries in the global multi-dimensional poverty index.
Hence, the need of actions to enable the fruits of development to reach these sections, all these sections of the population. I will say the most vulnerable sections of the populations is very much necessary. So basically, till now we have done many of the efforts, and these of efforts are not proving to be sufficient one to eradicate poverty as a whole. So we need to put some more effort and more emphasis on the actions to be done and to eradicate poverty, as the effect in India is not satisfactory. The efforts made, we have also read that till now what have we have done to eradicate poverty, and these efforts are not sufficient enough. These efforts are not sufficient enough. So some more stress is to be laid. The need of the hour is to look for some more actions, and effective performance could be achieved through citizen participation and other measures. So this was all for today's lecture for poverty. We are done with the poverty. See you in the next lecture with a new topic. Thank you. Have a nice day.